हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की। देखिए, मैट्रिक्स या हिंदी में इसे बोलेंगे अवयव। ये होता क्या है? देखो, अवयव का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को हम लोग एक व्यूह में, एक घेरे में, ठीक है, एक व्यूह में या एक घेरे में इसको बंद कर देते हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं अंदर, क्या हैं, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमने घेरे में घेर रखा है, तो इसे बोलते हैं अवयव। और सेम यही डेफिनेशन बात करें हमारे मैथमेटिक्स में कि मैट्रिक्स या अवयव जो होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, मैट्रिक्स या अवयव होता है जनरली कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के समूह को बोलते हैं। ठीक है, अवयव किसको बोलते हैं? वस्तुओं के समूह को जो कि एक ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में इसमें रखे गए हों। ठीक है, यानी ये कलेक्शन कहाँ रखना है हमें? ये कलेक्शन रखना है हमें बड़े से ब्रैकेट में। ठीक है, ये इसकी घेराबंदी हो जाएगी और इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी होंगी उनके कलेक्शन को, इस पूरे को मिला के बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स जो है, ये वर्ड कहाँ से आया है मैट्रिक्स, वो भी बता देते हैं। मैट्रिक्स वर्ड जो आया है ये आपका आया है मैटर से, और मैटर का मतलब होता है मदर, माता। और यहाँ माता का मतलब क्या होगा ये समझना। यहाँ माता का मतलब होगा कि ऐसी चीज़ या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो नए नए ऑब्जेक्ट बना सकता है। जैसे कि मदर क्या होती है, आपकी माता क्या होती है? माता जननी होती है, मतलब कि वो नए जीवन की उत्पत्ति कर सकती है या नई चीज़ पैदा कर सकती है। उसी तरीके से यहाँ ये जो मैटर है, ये मैट्रिक्स का मैटर, ये नई नई चीज़ें और भी बना सकता है। ठीक है, तो इसी से दिया गया है मैट्रिक्स। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने। जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने दिया था 1850 में, 1850 में इन्होंने मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का नाम सजेस्ट करने में इनका सबसे पहला योगदान था कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसे कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो इसकी बेसिक डेफिनेशन के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ आई थी, बेसिक डेफिनेशन जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने दे दिया। जो इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है और इसके जो भी इस पे हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें है ना, मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भी ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं वो किसने दिया था? वो दिया था 1857 में, 1850 में आर्थर कैली ने दिया था। ठीक है, ये यानी कि ये महाशय 1857 में इंडिया में तो क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था, और ये महाशय वहाँ बैठ के मैट्रिक्स ढूंढ रहे थे, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और ऑपरेशन देख रहे थे। तो ये मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ये इसे कहेंगे मैट्रिक्स, जो कि बड़े ब्रैकेट में रखा हो। और जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था मैट्रिक्स के, ठीक है, इसके नाम को भी। और 1857 में जो आर्थर कैली है, उन्होंने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ऑपरेशन और बाकी चीज़ों की स्टडी की और बताया आपने को। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं कि नोटेशन क्या होगा, मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोग नोट करते हैं, कहाँ कैसे दिखाया जाता है। तो देखो, नोटेशन में आपको याद रखना है, किसी भी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होता है
उसका नाम दिया जाता है कैपिटल। मैट्रिक्स का जो नाम होता है, मैट्रिक्स नेम, वो दिया जाता है कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, शब्द नहीं वर्ड हैं, उनके कैपिटल लेटर से ABCMNXYZ, ठीक है, अपर केस से दिया जाता है, अपर केस से यानी कैपिटल लेटर से ABCXYZMN, इस तरीके से। और जो उसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं यानी मैट्रिक्स इस तरीके से दिखाई जाएगी, तो ये A= दिखाया जाएगा, A=, ठीक है, X=। अब इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं किसी ऑर्डर में, इस तरीके से किसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है, बड़ा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं चीज़ें, जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो है वो कुछ भी हो सकता है ना, उसे बोलते हैं एलिमेंट। कुछ भी का मतलब वही वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, है ना, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कोई फंक्शन हो सकता है XY वेरिएबल में। तो ये जो है, ये यहाँ पर जो भी होगा अंदर, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज़, एलिमेंट्स या एंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स या एंट्रीज़। अवयव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? अवयव। तो इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, अवयव, और अंदर वाले जो होते हैं उसे बोलते हैं एंट्रीज़ या एलिमेंट्स या अवयव, ठीक है। तो मैट्रिक्स के नोटेशन में बात करें कि मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर से, है ना, XY इस तरीके से, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर से दिखाया जाएगा। जो अवयव होंगे, एंट्रीज़ होंगी, उन्हें स्मॉल लेटर से, और जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से। और अंदर वाली चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट्स आप देख ही रहे हो, नंबर भी हो सकते हैं, तो इसलिए अल्फ़ाबेट आए तो स्मॉल लेटर, अदरवाइज़ जो नंबर है, जो फंक्शन है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये बात की हमने मैट्रिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन की, उसके नोटेशन की, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है उसमें जो अंदर अरेंजमेंट है, जो हम कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, तो अंदर अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, उसमें क्या ऑर्डर होता है उसका, और क्या चीज़ें जो है उसमें होती हैं एक मैट्रिक्स को होने के लिए। देखिए, जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दिखाने का तरीका, वो क्या है, कैसा है। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, तो इसको दिखाने का तरीका होता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया मैंने, A11। सबसे पहले बता देता हूँ, रो चलता है, रो और कॉलम इसमें अरेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास 4 लाइन ये मैथमेटिक्स वाली जो बॉक्स वाली जो कॉपी होती है, उस बॉक्स में ऐसे दिखे होते हैं, तो अगर मैं एक एक बॉक्स में एलिमेंट भरते जाऊंगा तो और चारों ओर से घेर दूँ तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि रो होगा कुछ और कुछ कॉलम होंगे, यानी कुछ पंक्तियाँ होंगी मैट्रिक्स में और कुछ स्तंभ होंगे, और पंक्तियों और स्तंभ के कटान बिंदु जो होंगे वहीं पे रखे जाते हैं अवयव, वहीं पे रखे जाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ होते हैं? जो रो और जो कॉलम होते हैं उनके जो कट पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहीं पे होते हैं आपके एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसे जब अरेंज करते हैं तो कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 11 जो ये आपका सफिक्स लगा रखा है मैंने, अनुलग्न 11, इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। I × J, IJ इंटू नहीं IJ, ठीक है, दिखाने का तरीका है। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहले रो आता है, दूसरे पे कॉलम आता है, पहले पे रो आता है, दूसरे पे कॉलम आता है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, रो में चल रहा हूँ आगे, रो में तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, और आगे भी इसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है जहाँ तक मर्जी हो, जहाँ तक दिया जाए। सेकंड रो चालू हो गई है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, थर्ड रो चालू हो गई A31, A32, A33, और ये मैंने कर दिया क्लोज। चाहूँ तो आगे भी बढ़ा सकता हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको बता दिया यहाँ पे कि जो ये AIJ है, इस तरीके से AIJ ये दिखाता है यहाँ रो एंड कॉलम के फॉर्म को, I और J। ठीक है, I रो J कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से दिखाया जा सकता है जिसमें ये A1, A11, A12, A13 जो है वो है एलिमेंट्स यानी अवयव। तो जितने ऑर्डर का मतलब समझे आप, जितने आपके पास रो हैं इनटू जितने आपके पास कॉलम हैं, जितने आपके पास कॉलम हैं, इस रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ही आपको मिलते हैं ऑर्डर, यानी रो जितने होंगे और कॉलम जितना होगा, इसी के साइज़ को बोलेंगे हम ऑर्डर। ऑर्डर यानी होता है कोटि। तो किसी भी अवयव की कोटि या मैट्रिक्स की ऑर्डर, इसकी बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या अवयव की कोटि, तो ये क्या चीज़ होती है, ये होता है I क्रॉस J। मैं इसे M क्रॉस N भी लिख सकता हूँ, बस आपको याद होना चाहिए, कुछ भी लिखो लेकिन याद होना चाहिए कि I या जो M बोल रहा हूँ ना, या तो I या फिर M, ये क्या चीज़ है, ये है नंबर ऑफ रोज़, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और जो J है, ये J क्या चीज़ है, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, COLUMN कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, M क्रॉस N या I क्रॉस J, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, इस तरीके से रो और कॉलम में डिवाइड करके, है ना। और AIJ क्या है, तो AIJ जो है वो है आपका I रो J कॉलम। तो I और J की जगह नंबर्स यानी 1 2 3 4 ऐसे रख के हम लोग वो एलिमेंट निकाल सकते हैं जो उस मैट्रिक्स में अवेलेबल है या जो मिलेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्तियों और स्तंभों के संख्याओं का गुणन, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी जो ये जो अवयवों की कोटि है, इसको समझना, ये दिखाता है आपकी साइज़ को। किसको दिखाता है, साइज़ को। किसकी साइज़ को, मैट्रिक्स की साइज़ को। ठीक है, मैट्रिक्स की साइज़ को दिखाता है ये, यानी कि हमारा मैट्रिक्स कितना बड़ा होगा। तो ये किससे पता चलेगा कितना बड़ा होगा, वो पता चलेगा नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम से, यानी ऑर्डर से। ऑर्डर से हम पता कर सकते हैं हमारा मैट्रिक्स कितना बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो ये साइज़ को दिखाता है। तो ये बात हो गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो देखो इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए, एक तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्मेशन, किस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे हम। देखिए, आपको क्या होगा, आपको गिवन होगा कुछ डेटा, तो गिवन है AIJ।
AIJ मतलब जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, AIJ फॉर्म में। आई क्या है रो और जे क्या है कॉलम। तो AIJ फॉर्म में कोई आपको गिवन है जैसे कि I² + J², ये गिवन है आपको। AIJ जनरल फॉर्म आपको गिवन है एलिमेंट्स का, और इसने पूछा है कि मैक या फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3 × 3 का मतलब है कि 3 तो रो होनी चाहिए और 3 ही कॉलम होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स की समानता देखेंगे इसके बाद। तो मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स फॉर्म करना AIJ को देखकर, तो सबसे पहले देखो 3/3 है तो कितने अवयव होंगे, कितने नंबर, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट्स मुझे मिलने वाले हैं वो हैं 3 × 3 9। 3 तो होंगे कॉलम में, 3 होंगे इसमें रो में, ठीक है ना, मतलब रो और कॉलम मिला के पूरे 9 एलिमेंट्स होंगे। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो I की जगह 1 का स्क्वायर, J की जगह भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करा मैंने, I की जगह 1 रख दिया और J की जगह भी 1 रख दिया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया A11, जो है 1 + 1 2, डायरेक्ट लिख दें 2 है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 4 5, I की जगह J की जगह रख दिया है। A13 क्योंकि 3/3 का है तो 3 लास्ट होगा कॉलम में, देखो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 लास्ट कॉलम है अपना। तो 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 10 आएगा, 1 + 9। ये तो बात हो गई आपके कॉलम की, फर्स्ट रो की। और फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो में चलते हैं। तो सेकंड रो में होगा 2 1 A21 तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग + 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग A22 मतलब 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, A22 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8। नेक्स्ट A23 और ये सेकंड रो ख़त्म, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। यानी आप समझ रहे होंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं उन 9 एलिमेंट्स को फाइंड करना है। जितने भी ये जो 9 टोटल एलिमेंट्स हैं उन्हें फाइंड करना है, और जो फाइंड करने के बाद से उस मैट्रिक्स में यानी बॉक्स में रखना है, ठीक है ना, ऐसे करना है। यहाँ पे A23 तो A23 हो जाएगा 4 + 9, 4 + 9 होता है 13। अब ये 2 3 हो गया, यानी कि सेकेंड रो भी हो गई कंप्लीट। अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, और 3 ही तो कॉलम है, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3, तो कॉलम 3 ही है तो A13 पे ख़त्म होगा। A14 नहीं लिखेंगे, 4 तो लिखना ही नहीं है। फिर 2 1 क्योंकि सेकंड रो चालू, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, हो गया तीसरा रो मतलब कॉलम, तो कॉलम 3 हो चुके हैं। अब थर्ड रो, और थर्ड रो के बाद ये फिनिश, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो A31 तो 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10। A32 तीसरा कॉलम तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 9 and 4 13, 9 और 4 13। और सबसे लास्ट में आ जाएगा मेरे पास A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 का वर्ग + 3 का वर्ग अगेन, तो 9 और 9 18।
9 दूनी 18, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो निकाल लेंगे 9, और 9 के 9 एलिमेंट्स कैसे निकालना है। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स कैसा बनेगा। तो जो मैट्रिक्स बनने वाला है मेरे पास, उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ABC कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में मैंने दे दिया इसको कैपिटल A, मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू, अब जितने रो जितने कॉलम है उसके हिसाब से बॉक्स जो है फिक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9, ये 9 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। अब इसमें वैल्यू पुट करो, यानी रखो मान। A11 जो यहाँ पे आना चाहिए 2, A12 जो कि पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ आना चाहिए 5, A13 10 यहाँ आएगा, ये पहली रो कंप्लीट कॉलम वाइज। अब दूसरी रो A21 यहाँ 5, A22 यहाँ 8, A23 यहाँ 13, ये दूसरी रो कंप्लीट, तीसरी रो चालू। A31 10, A32 13 और A33 18, ये तीसरी रो भी कंप्लीट। आपको कभी भी पहले रो से चलना है, ठीक है, और कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट वाले रो में जाना है, ठीक है। इस तरीके से ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं इजीली, यानी आपको जो है AIJ पता होना चाहिए, AIJ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप I की जगह और J की जगह वैल्यूज़ रखेंगे 1 2 3, ठीक है, जो भी जितने ऑर्डर होगा 3 4 जहाँ तक वो रखेंगे, और ये इस तरीके से A11 A12 A3 ये सब निकाल लेंगे और ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं समानता, अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो को रोक कर इन सबको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है भाई। इन सबको नोट करने के लिए वीडियो को रोक लेंगे। बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की समानता। देखिए समानता का मतलब क्या, समानता का मतलब होता है कि जब तक दो चीज़ें नहीं मिलेगी समानता के बारे में पता ही नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें मतलब कोई दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है कोई AIJ है ना, A इज़ इक्वल टू AIJ, इस टाइप का मैट्रिक्स है, और दूसरा भी कोई मैट्रिक्स है B, वो भी AIJ BIJ, B में ले लेता हूँ BIJ, इस तरीके के कोई दो मैट्रिक्स हैं। अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये A बराबर B कब हो सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे, समान होंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल। जब A और B के प्रत्येक अवयव एक दूसरे के समान हो तभी ऐसा हो सकता है। जब A और B के प्रत्येक अवयव, जब A व B के प्रत्येक अवयव समान हो तभी A और B बराबर हो सकते हैं, तभी A बराबर B हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे कि A वाला मैट्रिक्स है मेरे पास कुछ ऐसे, 4/2 3/2 और यहाँ पे 5/2, यहाँ 10/2। और इसी तरीके से B वाला मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1.5 2.5 और 5। अब आप बताएंगे कि क्या ये दोनों समान मैट्रिक्स हैं? बिल्कुल हाँ, समान मैट्रिक्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो 4 से 2 को काटो 2 बचेगा, 2 को 3 से तो 1.5, 5 को 2 से 2.5 और 10 को 2 से तो 5। यानी कि इसी को काट के ये बना दिया है, लिख दिया है। तो B जो है वो पहले से दे रखा है पॉइंटों में और इसमें, और A दे रखा है ये 2 से डिवाइड करने के बाद। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखिएगा आप, लेकिन वैसे लिख नहीं रहा था क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स अभी बताई नहीं गई है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद ज़्यादा क्लियर होगा। इससे मैं बाहर 1/2 लगा के भी लिख सकता था,
ठीक है भाई, बाहर 1/2 लगा के लिख सकता हूँ, तो a इज इक्वल टू 1/2 4 3 5 10 ये बनेगा, और ये जो है इस b वाले के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है ये प्रॉपर्टी बोलती है कि बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट में होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो डिवाइड, ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो बाहर जो भी डिवाइड हो मैट्रिक्स के वो सारे एलिमेंट्स में अंदर डिवाइड होगा, एक एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ये ए और बी इक्वल है, यानी ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो क्या बोला गया आपको समानता के लिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, कि जब ए और बी दो इक्वल मैट्रिक्स हो तो उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, समान होंगे, प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव समान होगा। तो अगर पहले ही कभी आपको लिख दिया जाए कि ए और बी जो हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, पहले ही लिख दे, तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल रखना होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताने के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। ये आप रोक के नोट कर लेंगे, वीडियो को रोकेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए, अगर मेरे पास यहाँ है x, y, a एंड z और ये इक्वल है, पहले ही लिख दिया इक्वल 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है। देन फाइंड, तब ज्ञात करें x, y, z और a, ठीक है, ये फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है। जब ये दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर कब होंगे, दोनों के बीच में बराबर है, तो वो वैलिड कब होगा, वैलिड तब होगा जब x के बराबर तो 2 हों, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हों, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हो, बराबर हो, x के बराबर 2 हो, y के बराबर 3 हो, a के बराबर 4 हो और z के बराबर 5 हो। ये आ गया आंसर, ठीक है। देख लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेता हूँ मैं, सेम इसी पे दूसरा, इफ यदि a बराबर x प्लस वाई 3z प्लस w x प्लस z एंड 2x प्लस y एंड b इज इक्वल टू 2 3 4 5। इस तरीके से आपको गिवन है, इस तरीके से आपको गिवन है। यहाँ आप क्या कर लें, x प्लस डब्लू कर लें, ठीक है, x प्लस डब्लू कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको बता देता हूँ कि a और b इक्वल हैं, इफ़ a एंड b आर दिस एंड इफ़ a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स, a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स। अगर आपका a और b जो है वो है गिवन आपको मैट्रिक्स x प्लस वाई, एक्स प्लस डब्लू, एक्स 3z प्लस डब्लू है, 2x प्लस वाई एंड b है 2 3 4 5 इस तरीके से, एंड f a और b एंड a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स, और a और b आपके इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हैं a और b। तो आपको फाइंड करना है x y z एंड w, देन फाइंड x y z एंड w। क्वेश्चन एक बार देख लो, a और b आपको दिया है, a और b समान मैट्रिक्स है, इक्वल मतलब समान मैट्रिक्स है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, x y z और w, ये 4 वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के अंदर ही है, वीडियो को रोक कर एक बार आप सॉल्व करेंगे इसे खुद से। देखिए, आपको
a बराबर b दिया है, तो इसका मतलब है a बराबर b, इसका मतलब है कि x प्लस वाई 3z प्लस w, x प्लस w 2x प्लस वाई इसके इक्वल में है 2, 3, 4, 5। और इसको दोनों को बराबर करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव को बराबर लिखते चलो, x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है बताइए। इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4। अब इक्वेशन 4 एंड 1 से तो 4 माइनस 1, इक्वेशन वो 4 माइनस 1। हम लोग इक्वेशन 4 में से घटा देंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है, बाई इक्वेशन 4 माइनस 1। 4 में से 1 को घटा देते हैं तो क्या होगा वो देखना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब माइनस करने का मतलब है कि हर जगह माइनस हो जाए, हर जगह माइनस हो, तो y से y कैंसिल, 2x माइनस x करने पे बचेगा x, 5 माइनस 2 करने पे बचेगा 3। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, तो x की जगह 3 आ चुका है। अब x की वैल्यू किस में रख दूँ, 3 में, इक्वेशन 3 में। तो x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। भाई x का मान जो आया है उसे 3 वाले में रख दो। तो कैसा था, x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, तो 3 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, तो w इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो w कितना आ गया, w आ गया है मेरे पास 1 आ गया है w। अब इस w की वैल्यू जो है वो कौन से इक्वेशन में रख दोगे, 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि w आ चुका है तो z भी आ जाएगा। तो w की इक्वेशन 2 में रख दोगे, इक्वेशन 2 के रख देंगे यहाँ पे, तो 3 में 2 1 गए 2, z की वैल्यू आ जाएगी 2/3, z की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो अब देखो क्या क्या निकालना था वो सब आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है, w आ चुका है, z भी आ चुका है, और y निकालना है। तो y तो यहाँ रख दो भाई, x की वैल्यू 3 जो है यहाँ रख दोगे तो 2 माइनस 3, y की वैल्यू -1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है तो इस तरीके से चारों आंसर आ चुके हैं। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 2/3 एंड w इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका है क्वेश्चन कि भाई कंपेयर करना, तुलना करना, बराबर करना एलिमेंट्स को बराबर करने के बाद XYZ इक्वेशन बना के निकाल लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये हम बात कर रहे थे इक्वलिटी यानी तुलना करना, समानता, मैट्रिक्स की समानता, अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, हमने 2 एग्जांपल देख लिए, इन्हें आप नोट कर लेंगे अच्छे से। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। देखो अवयव के प्रकार, आपको पता है अवयव में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पंक्ति, रो, और एक होता है कॉलम यानी स्तंभ। अब भाई अवयव या जो मैट्रिक्स है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, पंक्ति से और स्तंभ से, रो और कॉलम से, है ना, IJ, इन्हीं से डिफाइन किया भी जाता है। तो
इसी पे बेस्ड यानी इसी के हिसाब से ही हम अवयव के प्रकारों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से कि पंक्ति और स्तंभ में क्या क्या होगा तो उस हिसाब से अवयव कौन सा होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ दिखाएंगे मैट्रिक्स के टाइप्स को, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव क्या होगा, तो भाई साहब उसमें पंक्तियां ही पंक्तियां होंगी, यानी उसमें अगर मैट्रिक्स ए है तो उसमें सिर्फ पंक्तियां होंगी। पंक्तियां कैसे होंगी वो देखना, ए बी, अब कोमा तो लगा नहीं सकता, ए बी सी पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगी, पंक्ति होगी, एक ही पंक्ति जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। पंक्तियों में ये जो नंबर्स हैं कॉलम्स के वो बढ़ भी सकते हैं, जैसे 1 2 3, कोमा तो लगाना नहीं है आपको, 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम्स हैं, 4 स्तंभ हैं, लेकिन पंक्ति एक ही है। तो रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव जब बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें क्या होगा, रो होगी, सिर्फ एक ही रो या एक ही पंक्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में है एक ही कॉलम होगा। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव में क्या होगा, स्तंभ अवयव में हमारे पास सिर्फ एक ही स्तंभ होगा इस तरीके से। और आपको पता है ये इसकी वैल्यू भी बढ़ सकती है, मतलब इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज़ बढ़ा सकते हैं, कॉलम एक ही रहेगा। समझ रहे बात को, देखो पंक्तियाँ कैसे होती हैं, ऐसी ये पंक्तियाँ हैं, और कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे खड़े। तो यहाँ एक ही पंक्ति होगी और एक ही स्तंभ होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ठीक है, एक ही स्तंभ। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बाद है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, NULL नल, शून्य या रिक्त, शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव। देखो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या है, जिसकी सारे एलिमेंट्स हों आपके ज़ीरो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर 2×2 हो, 3×3 हो, या कुछ भी, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है वर्ग अवयव, तो ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाएगा, और स्क्वायर स्ट्रक्चर होने के लिए आपके रोज़, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ रोज़ अगर मेरे पास i है तो कॉलम्स भी i ही होने चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या होता है, कोई भी 2×2 या 3×3 का मैट्रिक्स, ये 2×2 नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम सेम है, या 3×3, ये आपका 3×3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक तरह का। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम सेम हों, स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो होता है इन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम नहीं हों। अगर नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स अलग अलग होंगे तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स और वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इसे नोट कर लेना आप वीडियो को रोक के। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कि अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट हुए तो रेक्टेंगुलर यानी आयतीय वो अवयव होगा, आयतीय अवयव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है विकर्ण अवयव। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? देखो डायगोनल नाम में है डायगोनल, इसका मतलब है कि इस डायगोनली जो भी एलिमेंट्स होंगे वो तो मतलब नॉन ज़ीरो होंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, और जो बचे हुए हैं वो सारे ज़ीरो होंगे। तो कहने का मतलब है डायगोनल पे जो भी बैठा होगा वो होगा बिना ज़ीरो वाला, नॉन ज़ीरो, और जो बचे हुए हैं वो सारे हो जाएंगे ज़ीरो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसे मैं सही से लिख देता हूँ एक अच्छा एग्जांपल लेके, जैसे 1 2, यहाँ भी 0, यह 3। तो ये देखो डायगोनल में है 1 2 3, लेकिन बाकी सब जगह 0। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो तो A 0 0 B, ये भी हो गया एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे होते हैं ज़ीरो। डायगोनल में एलिमेंट हो नॉन ज़ीरो, बाकी सारे एलिमेंट्स हो ज़ीरो। ठीक, ये है आपका क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाला चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स, इसके ठीक बाद बात करेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स मतलब होता है अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अदिश मैट्रिक्स, अदिश अवयव। स्केलर का मतलब देखिए क्या है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब, भाई स्केलर का मतलब होता है एक ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई ऐसा नंबर या ऐसा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जिसके साथ कोई डायरेक्शन या कोई मैट्रिक्स जो है वो बने ही ना। तो कहने का मतलब है जैसे कि इस पूरे मैट्रिक्स का ही आंसर 5 ही होता है, बस मैट्रिक्स का 5 के साथ इंटू 1 कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, 5 इंटू 1, तो 5 स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और 1 क्या है? 1 को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 को मैं आई लिख सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या यूनिट मैट्रिक्स से आई। अब इस आई को कैसे बना सकता हूँ मैं? आई को बना सकता हूँ मैं डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी सारे 0। डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी सारे 0, 3 3 6 3 9 हो गए। तो ये जो है इस तरीके से मैं आई को बना सकता हूँ। और अब 5 को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ए जो आ चुका है वो आ जाएगा आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। स्केलर मैट्रिक्स इस टाइप का, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो आई के साथ या 1 के साथ मल्टीप्लाई हो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की सही डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ मैं। इस मैट्रिक्स की जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जिसमें सभी डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हों, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो, एनी डायगोनल मैट्रिक्स विच हैव द सेम डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो ए वाला एग्जांपल ले लिया, जैसे अब मैं दूसरा बी ले लेता हूँ इसमें। तो बी मैट्रिक्स में -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये भी एक तरह का जो है जिसमें -1 आ चुका है। तो -1 आई से तो डिफरेंट है, आई में माइनस नहीं होता, तो ये भी एक क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो। तो ये बात हो गई स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, बाकी सारे 0 हों, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी विकर्ण अवयव में एलिमेंट सेम हो, जरूरी नहीं है, एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सेम होगा तो डायगोनल तो कहलाएगा, लेकिन वो स्केलर कहलाएगा, स्केलर भी कहलाएगा, यानी स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है वो हो जाएगा
यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि अभी बताया मैंने, यूनिट, यूनिटरी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके बारे में अभी बताया कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं। और आई एम मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का वो ऑर्डर m बाई एम वाला। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे 2 बाई 2 का हो तो I2 I3, इस चीज़ को समझेंगे। I2 I3 इस तरीके से लिखा हुआ होने का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहली बात तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे डायगोनल वाला भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स वाला है, तो आइडेंटिटी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें हम लोग जितना भी इसका ऑर्डर होता है m बाई एम, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 रखते हैं, बाकी सारे 0 रखते हैं, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 0। और im डिनोट करता है कि वो कितने बाई कितने का है। जैसे I2 है तो I2 है तो ये 2 बाई 2 का है, इसमें यहाँ डैश डैश लगेगा, उधर भी डैश डैश लगेगा। I3 है तो 3 बाई 3 है। तो इस तरीके से जो है हम अकॉर्डिंग टू इसके ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, I2 I3 I4, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जिसका 1 होता है, मतलब कंप्लीट जो है इसकी निकल के क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी। नेक्स्ट लास्ट एक ले लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में दोनों पार्ट ले लेंगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि पूरे मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा होगा, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर मैं डायगोनल को सेम रखूँ, कोई नंबर रख लूँ, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे इस तरफ सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। यानी इस सेक्शन में एलिमेंट्स होने चाहिए नॉन ज़ीरो, कुछ ज़ीरो भी हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो, सारे नॉन ज़ीरो, सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, नॉन ज़ीरो और ज़ीरो एनी एलिमेंट, लेकिन सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा पार्ट, उधर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, उधर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो, ठीक है। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें ऊपर एलिमेंट्स होते हैं, नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, तो इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है। और अगर स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का है कि नीचे की तरफ सारे दिखते हैं, ऊपर सारे ज़ीरो होते हैं, तो इसे कहते हैं आप लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर पहला वाला ए, और जो बी वाला है वो है लोअर ट्रायंगुलर। यानी लोअर ट्रायंगुलर यानी नीचे की तरफ वाले ट्रायंगल में सारे एलिमेंट्स हैं, ऊपर ज़ीरो हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, देखिए इसका एग्जांपल है 5 3 2 1 1 0, और यहाँ पे ले लेता हूँ 7। फिर इस तरफ अब आपका जो है 0 0 और यहाँ 1 ले लेता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए ये जो है, इसमें ये डायगोनल का एलिमेंट और ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसमें तो ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, और इधर जो है, इधर एलिमेंट सारे ज़ीरो हैं। तो अपर ट्रायंगुलर यूटी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। इसी तरीके से आप लोअर ट्रायंगुलर बना सकते हैं। 1 2 3 इधर डाल लीजिए, इधर ले लीजिए कुछ भी, -1 -2 5 एनीथिंग, और ये 0। तो ये देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ये हो गए आपके फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 लेके। तब तक आप ये सारे नोट्स जो हैं तैयार कर लें और एक बार इनका रिवाइज़ कर लें, रिवीजन कर लें।